हेलो बच्चे लोग, स्वागत है द वाइट बोर्ड चैनल पे। बिना ज़्यादा समय को बर्बाद किए सीधे टॉपिक पे ही आते हैं। क्लास 9 के संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न क्या 3-4 क्वेश्चन ही मुश्किल से कुछ देर में समझ में आ जाएगा आपको। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले देख लो। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा अच्छे से। सही उत्तर का कारण सत्य असत्य लिखना है और कारण भी बताना है। तो एक्सरसाइज जो 1.1 था हमारा, उसके एंड में भी सही सत्य असत्य था और कारण बताना था। इसमें भी वही है। तो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा अपग्रेड हुआ इसमें, क्या अपग्रेड हुआ वो अभी आपको पता चलेगा। जैसे पहला चीज लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ कि कौन सा परिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय संख्या, कौन कौन सी संख्या कैसे कैसे, सभी आपको रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे क्विक में। जैसे प्राकृत संख्या से स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या जिसको हम निरूपित करते हैं किससे, n से निरूपित करते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन संख्या आती हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 गिनती की सभी संख्या। कहाँ तक ये डॉट डॉट डॉट, अनंत तक। गिनती की सभी संख्या कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है हमारा, जिसको W से निरूपित करते हैं, उसमें 0 आ जाता है। बाकी सारे प्राकृत संख्या जो है वो सब के सब आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या एक एक पूर्ण संख्या है, तो देखो पूर्ण संख्या वाले में एक भी है और एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये दोनों में है। लेकिन 0 जो है पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है हमारा इंटीजर्स, जिसको हम आई से नहीं जेड से निरूपित करते हैं। जेड से क्यों, क्योंकि जेड जो है एक जर्मन शब्द था, जैलिन, उससे लिया गया था। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक के बीच की जितनी भी संख्या सारी की सारी आ रही हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो पूर्ण संख्याओं में जो कुछ है सब पूर्णांक में आ रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो देखो -5 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है, तो नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं, तो हम देखें कि पूर्णांक वाले ग्रुप में, पूर्णांक वाले में सभी प्राकृत संख्या आ रही हैं, तो हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ बचा, क्या बच गया, क्या बचा आपको, आप बताओ क्या बचा। तो आप जानते हो कि 2 और 3 के बीच में भी कई सारी संख्याएं आ जाती हैं। कौन कौन सी संख्या, तो उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। उसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है उसको हम निरूपित करते हैं Q से। रेशनल नंबर बोलते हैं, R से निरूपित किया जा सकता था, लेकिन R से ना निरूपित करके Q से निरूपित करते हैं, क्योंकि Q का मतलब होता है कोसेंट। कोसेंट मतलब भागफल जो हमारा है, तो भाग दे जा रहा है ना, तो इसलिए Q से निरूपित कर देते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत में ये सारे के सारे तो आ ही जाते हैं, साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आते हैं जो जिसे हम जिस परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ परिमेय संख्या है। हर वो चीज, हर वो संख्या परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों के दोनों क्या हों, P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हों और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है। वो सबके सब परिमेय संख्या आ जाएंगे। अब आप देखो कि क्या 2 और 3 के बीच में सिर्फ परिमेय संख्या होती है, कुछ मतलब परिमेय संख्याओं के अलावा, जैसे मान लो यहाँ से हम लिख ही लेते हैं कुछ इस तरह से कि -3 डॉट 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 -3/2 फिर -2 फिर -1 0 1/2 1 2 3। तो इसमें देखोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छूटा हुआ भी है, तो जिसके लिए डॉट डॉट लिख दिया गया है, और इधर से भी डॉट डॉट, इधर से भी डॉट डॉट, तो बीच में कई सारी संख्या जो वो उसको भी शामिल कर दिया गया है। इन दोनों के बीच की जो संख्या छूट रही थी हमारे साथ में, वो भी इसमें शामिल हो गई। तो ये सबके सब परिमेय संख्या होंगे। क्या और भी कुछ संख्या छूटा इसमें, तो हाँ कुछ ऐसी संख्याएं छूट गई हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये जो अपरिमेय संख्या है, इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको निरूपित करने के लिए कोई
शब्द कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो इसमें ऐसी संख्याएं आती हैं जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो √2 लिखा हमने, तो √2 को हम √2 बटा 1 तो लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय हो गया? नहीं, ये परिमेय नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा परिमेय। कब होगा? p बटा q के रूप में लिख देने से परिमेय नहीं होता। p बटा q जो है एक पूर्णांक होनी चाहिए, और √2 एक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो √2, √3, √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याएं, जो कि परिमेय संख्याएं के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको मिला के अगर हम एक रेखा बनाएं जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के दोनों लिखे हुए हों, तो उस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, जहां वास्तविक संख्या को हम लोग r से निरूपित करते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के अंतर्गत सारे के सारे आ जाते हैं। सारे के सारे रियल नंबर, परिमेय अपरिमेय अलग, और परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाते हैं। इतना अगर अच्छे से आ गया समझ में, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे हल होंगे, तो परिमेय के बाद अपरिमेय भी लिख ही लेता हूं। अपरिमेय, ध्यान देना है। पहला प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं, इस पर अपरिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्या भी लिख लेते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो है इसके अंतर्गत क्या आता है, तो सारे परिमेय और सारे अपरिमेय। अब पहला प्रश्न ही है हमारा क्या, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के बनता है। सारे के सारे अपरिमेय और सारे के सारे परिमेय संख्या मिल जाए तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका जवाब होगा हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारा, अच्छा इसका कारण वही है कि जितने भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। कारण भी लिख लेना, कारण में इससे पूछना ना, कारण लिख लेना, मैं भी लिख देता हूं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। कोई दिक्कत नहीं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो दूसरा प्रश्न है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका जवाब है, देखो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। चलो देखो समझो, जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, इस पे हम कुछ बिंदु बना देते हैं। जैसे ये बिंदु 0 के लिए, ये बिंदु 1 के लिए, ये बिंदु 2 के लिए, ये बिंदु 3 के लिए, ये बिंदु -1 के लिए, ये बिंदु -2 के लिए। तो प्रत्येक बिंदु है। अब जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में हम कोई बिंदु लेते हैं, बीच में लिया है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये 1/2 हो सकता है। अब ये √m के रूप में है, जहां m एक क्या हो, प्राकृत संख्या हो। तो हम इसको m, अब ये किसी का वर्गमूल है, सीधे सीधे बताओ ये किसी का वर्गमूल है? हाँ ये वर्गमूल है, किसका? 1/4 का वर्गमूल है। अब ये 1/4 का वर्गमूल में तो है, तो √m के रूप में आ गया, मतलब √1/4 के रूप में आ गया। लेकिन m तो प्राकृत संख्या बोल रहा है ना, ये प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या बटा में होती है क्या? देखो नहीं होती ना। इसका मतलब कि संख्या रेखा पे उपस्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक मिनट में तो इस वाले में हम क्या लिख देने वाले हैं, इस वाले में हम लिख देने वाले हैं नहीं।
दूसरे का जो उत्तर होगा वो होगा नहीं। संख्या रेखा पर उपस्थित, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग लिख लोगे ना, उस हिसाब से हर बार लिखना थोड़ा ज्यादा समय लगा रहा है हमारा। तो नहीं, संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है भाई, सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है। अब बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि ये सब जो है सबके सब वास्तविक संख्या ही है ना। तो जैसे मान लो 4 को ले लिया, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो 4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा असत्य। हम लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या, कारण में प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इतना लिख देंगे, हमारा काम हो गया। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। क्या है 2 नंबर का प्रश्न? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत अभी फिलहाल हमें नहीं है। प्रश्न 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, हम क्या करते हैं प्रश्न 2 इस तरह से, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करने पर, अब कौन से धनात्मक संख्या का वर्गमूल करेंगे? धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करेंगे। कोई भी धनात्मक पूर्णांक चुनते चलो, जैसे मान लो 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल। इतने सारे धनात्मक पूर्णांक ले लिए हमने। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करके देखने पे इसका वर्गमूल नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका हो जाएगा 3। तो अब हमसे पूछा गया प्रश्न 2 में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये कुछ धनात्मक पूर्णांक थे, इनके वर्गमूल, इसका वर्गमूल तो अपरिमेय है, इसका भी 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 अपरिमेय है, लेकिन इसका और इसका वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि हम देखते हैं, इसमें लिख देंगे, हम देखते हैं कि पूर्णांक 4 और 9 के वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। अतः प्रश्न पे आ जाओ फिर से, क्या है प्रश्न? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और यहाँ पे हो गई बात हमारी खत्म। प्रश्न 2 हल। अब आते हैं प्रश्न 3 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। उसके बाद एक एक्टिविटी है करने के लिए बच्चों के लिए, जो मैं कॉपी पे करके बताऊंगा, बोर्ड पे नहीं, अच्छे से करके बताने वाला हूँ। तो तीसरा प्रश्न पे आते हैं। लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा, जैसे मान लो ये मेरा संख्या रेखा है, इस पे हम 0 को यहाँ बना लेते हैं, 1 को यहाँ बना लेते हैं, 2 को यहाँ बना लेते हैं, 3 को यहाँ बना लेते हैं, 4 को यहाँ बना लेते हैं, 5 को यहाँ बना लेते हैं, -1 हमारा, -2, -3, -4। अब इस पे हम √5 को कहाँ बनाए भाई बताओ? कंफ्यूजन है ना कि √5 को हम कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो वही चीज हमको बोला गया है कि √5 को हम कहाँ पे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो बना के दिखा दो। तो कैसे बनाना है आपको समझना है कि जब भी किसी संख्या रेखा पे आपको √m बनाना हो, जहाँ पे m कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है, तो आपको सिंपली √m-1 अगर बनाने आ गया तो √m आप आराम से बना दोगे। ठीक है, मतलब अगर हमें √5 पता करना है, √5 बनाना है, तो इसका मतलब है कि हमें √5 - 1 यानी कि
√4 जिसका मतलब होता है 2। अगर हम 2 बना सकते हैं तो √5 भी बना सकते हैं। अब संख्या रेखा पर 2 कहाँ बनेगा, आप खुद ही देखो 2 को कहाँ पे निरूपित करेंगे, तो 2 तो आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेते हैं सिंपल। 2 बन गया ना, हमें 2 नहीं बनाना था, हमें क्या बनाना था √5। अब 2 से हम क्या करते हैं, 2 पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 2 पे जब आप 90 डिग्री का कोण बनाते हो कट लगा के, है ना, तो ये आगे जाता है इस तरह से, थोड़ा मिला नहीं, मिला देता हूँ। अब ये कट जो आगे लगा है इसको हम 1 इकाई दूरी पे क्या करते हैं, काट देते हैं। तो जैसे मान लो 1 इकाई हमारा इतना दूर है ना, ये यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 2 इकाई, 2 इकाई था। अब यहाँ से 1 इकाई नाप के हम यहाँ पे क्या करते हैं, कट लगाते हैं और इस वाले बिंदु को हम इससे मिला देते हैं। अब ये वाली जो लंबाई है ना 0 से लेके यहाँ तक की लंबाई, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो P नाम दे दिया। तो ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो हमारी √5 है। ये लंबाई √5 कैसे आ गई भाई साहब, बहुत आसान है पता करना। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 इकाई, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इकाई, यहाँ पे कोण बना कितना 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, जहाँ कर्ण का लंबाई जो होता है वो क्या होता है, कर्ण की लंबाई बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, 8 में पढ़ा था आपने। अब लंब क्या है हमारा, तो यहाँ से यहाँ देखो लंब है जो क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, वो यहाँ से यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर बचा रूट, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 4 जो कि हो गया हमारा रूट के अंदर 5। इसका मतलब कर्ण जो है O से लेके P तक वो √5 इकाई दूरी का है। तो जब यहाँ से यहाँ √5 इकाई दूरी है, अब संख्या रेखा पे तो √5 हमें बनाना था ना, हम क्या करते हैं पेंसिल को प्रकार में लगा के, प्रकार का नोक यहाँ पे रखते हैं, पेंसिल को यहाँ पे नापते हैं और यहाँ से ऐसे करके एक कट लगा देते हैं। वो कट जहाँ पे लगेगा, वो कट जिस बिंदु पे लगेगा वो बिंदु क्या होगा हमारा, ये बिंदु जो होगा, ये वाला बिंदु, ये बिंदु होगा हमारा संख्या रेखा, ये पूरा का पूरा संख्या रेखा, और ये हो गया हमारा √5। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आ गया अच्छे से तो ठीक है, नहीं आया है तो प्रश्न 4 जो है, जो कि प्रश्न नहीं है, क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, एक क्रियाकलाप है वो करना है, तो वो करते हैं, फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलो पेन पेपर लेते हैं और पेन पेपर पे करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्रियाकलाप के अनुसार हम एक सुंदर वर्गमूल सर्कल यहाँ पे बनाने वाले हैं, जिसको सबसे पहले कोई एक बिंदु ले लेना है O, और इस पे एकक लंबाई खींच देनी है। एकक लंबाई का मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है जिसको आप 1 इकाई मान के चलो। मैं यहाँ पे 1 इकाई जो है 1 सेंटीमीटर को मान के चलने वाला हूँ, और 1 से खींच रहा हूँ तो 2 तक में हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, अब 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा हो गया यार, ये तो बहुत ज़्यादा। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलो जैसे दिखाई दे रहा हो ऐसे ही काम चलाते हैं। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाने वाले हैं। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएं, तो चांदा लिया नहीं है, कैसे बनाने वाले हैं देख लो वो भी साथ में, बिना चांदा के 90 डिग्री का कोण। बहुत छोटा बनेगा भाई, कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं। देखो बिना चांदा के 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, देख लेना। ठीक है, ये जिस नाप में हमने ये चाप लगाया है, ये नाप थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रख के हम एक बार क्या करते हैं, कट लगाते हैं। तो जब एक बार कट लगाते हैं तो जहाँ पे एक कट लगा इस बिंदु से लेके इसको अगर हम मिला दें, यहाँ से इस तरह से मिला दें, तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। 60 डिग्री तो हमें बनाना नहीं है, हमें कितना बनाना है, हमें तो 90 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार और कट लगाते हैं। तो जब दोबारा कट लगाते हैं हम लोग, तो दोबारा कट लगाने पे 60 के बाद क्या हो जाएगा, 120। तो अगर हम यहाँ से इसको आगे मिला देते हैं इस तरह से तो 60 डिग्री बनेगा, यहाँ से इसको मिला देते हैं तो 120 डिग्री बनेगा। लेकिन हमें 90 डिग्री ही चाहिए, इसलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक कट लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब कट लगाते हैं तो जहाँ पे कट लगेगा उससे एक लाइन खींच देंगे हम। लाइन खींचने के बाद देखो, अब जब यहाँ लाइन खींचेंगे हम, चलो लाइन पहले कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये लाइन बन गया। यहाँ पे देखो ये एक इकाई था जिसको हम 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मान के काम कर रहा है।
अब यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर पे कट लगा देंगे, तो 1 सेंटीमीटर पे कट लगाने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर नापना भी तो पड़ेगा। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर नाप के, यह हमारा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ इस पे कट लगाते हैं, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं हम ए, ठीक है, इसका नाम ओ है, इसका ए, ओ और ए को मिला देंगे, तो ओ और ए जो है वो दोनों है कि बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी √2 सेंटीमीटर। तो √2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से वर्गमूल सर्किल ही बना रहे हैं हम, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ से फिर से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कट लगाना पड़ेगा। चलो फिर से वही कट लगाते हैं। अब 90 डिग्री यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर लें इसको। अच्छा, इधर से बना चाहे इधर से बनाओ, 90 डिग्री तो बीच में ही आएगा ना, तो हम इधर से बनाने वाले हैं इस बार। देखो ध्यान से समझना 90 डिग्री कहाँ बनाने वाले। अभी हमने इसको आधार मान के 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, अभी हम इसको आधार मान के 90 डिग्री बनाने वाले हैं। तो इसको आधार मान के जब 90 डिग्री बनाएंगे, तो चलो बनाएं पहले सुंदर से 90 डिग्री। थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लंबाई का फायदा तो हमें मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, तो इसको आधार मान के 90 डिग्री बनाने वाले हैं, ठीक है। अब फिर से वही, क्योंकि आधार हमारा ये है इसलिए यहाँ पे रखेंगे इसको। दिखाई दे रहा है ना भाई अच्छे से। एक बार कट लगाएंगे तो 60 डिग्री का बनेगा, दोबारा कट लगाएंगे तो 120 डिग्री का बनेगा, लेकिन हमें 2 बार नहीं, इन दोनों के बीच वाले कट से मतलब है। तो फिर से यहाँ लेते हैं, एक इधर और यहीं रख के एक इधर। तो ये जो कट लगा है, अब इस बिंदु को, चूंकि इसी बिंदु से हमने लगाना शुरू किया था, इस बिंदु से इसको आगे मिला देते हैं। मिल गया ये। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन गया। अब चूंकि यहाँ से यहाँ √2 सेंटीमीटर था, अब √2 इकाई भी बोल सकते हैं। यहाँ से हमने इसको भी 1 सेंटीमीटर पे कट लगा देते हैं। 1 सेंटीमीटर पे कट लगाना है हमें, 1 सेंटीमीटर ये है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, और ओ से मिला देंगे इसको, ओ से इसको मिला देंगे। ए बिंदु हो गई हमारी बी। तो अभी ओ ए जो हमारा √2 सेंटीमीटर का था, ओ बी जो है वो हमारा आ जाएगा √3 सेंटीमीटर का, ठीक है। कैसे आएगा √3 सेंटीमीटर का, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ √2 है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और इसका स्क्वायर ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 हो जाएगी। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब इसको आधार मान के हम क्या करने वाले हैं, एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हो, चांदे का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा साफ दिखेगा। मैं यहाँ पे नाप के नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय भी लग रहा है, आपको 90 डिग्री के कोण से मतलब है ना। 90 डिग्री का कोण हम नाप के बनाते हैं, एक्यूरेट 90 डिग्री हमारा ये बन चुका है। अब इस 90 डिग्री को 1 सेंटीमीटर की नाप पे काट लेते हैं। 1 सेंटीमीटर जो कि हमारा ये वाला है ही नापा हुआ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर जब नापेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, और जब इस बिंदु से इसको हम मिलाएंगे, ओ को मिलाएंगे, तो फिर से हमें मिल जाएगा √2, √3, और √3 के बाद ये हमें मिल गया √4 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आप इसको नाप के देख सकते हो। उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ से भी करते हैं, इसका नाम अगर हम सी रख लें, क्योंकि वर्गमूल सर्किल अभी बन के तैयार नहीं हुआ, चारों तरफ बनाने वाले हैं, तो चारों तरफ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस बार नाप लेते हैं पूरा पूरा। सेंटीमीटर की जगह इंच में बनाया होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा बड़ा भी दिखता। अब यहाँ से फिर वही 1 सेंटीमीटर का नाप पे कट लगाने वाले हैं। ये 1 सेंटीमीटर नापा हुआ ही है, यहाँ से इस पर कट लगा दो और ओ से इसको मिला दो, तो ये हो जाएगा हमारा √4 के बाद √5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 90 डिग्री अगर हम नाप लें, नापा नापा बनाते हैं आप, तो ये जो होगा हमारा वर्गमूल सर्किल, ये हो जाएगा हमारा √6 सेंटीमीटर का। यहाँ से फिर से 90 डिग्री का अगर बनाते हैं, इसका नाम रख लो ई।
तो ये हो गया हमारा रूट 7 सेंटीमीटर, जिसका नाम एफ रख लेते हैं। अब यहाँ से फिर से 90 डिग्री अगर बनाते हैं, ये हो गया हमारा रूट 8 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ से 90 डिग्री बनाते हैं, जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, मैं रूट 8 के बाद नहीं बनाने वाला हूँ। और ये हो गया हमारा रूट 9 सेंटीमीटर। अब ये क्या सच में रूट 9 सेंटीमीटर के बराबर है? तो हम इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको नाप के देखेंगे कि क्या ये 3 सेंटीमीटर का है हमारा। तो चलो नापें, रूट 9 का मतलब 3 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। और हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन एरर जो होता है उसको छोड़ दें अगर, तो 1 से लेके 4 तक हमारा आया है लगभग 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हो जाता है हमारा काम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।